हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। देख भी रहे हैं आप, एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। 23 यानी 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, उस दौरान दोनों देशों में वर्ष 2030 तक कितनी रकम के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोहराया है। मतलब टारगेट था पहले से, अब तो फिर से इसको दोहराया कि इससे पहले ही हम अचीव कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आंसर क्या होगा? $100 बिलियन। ठीक है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं कि दोनों ने ये तय किया है कि ट्रेड जो है ना उसको और बेहतर किया जाए। तो ये 23वां इंडिया रशिया एनुअल समिट थी, 5 दिसंबर को हुई है। और इसी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों देशों का जो बहुत बड़ा डेलीगेशन था, जो देख रहे हैं आप, वो सब इसमें मौजूद था। तो महत्वपूर्ण बात ये रही कि फिर से ये बात हुई है कि 2030 तक हम $100 बिलियन ले जाएं। ठीक है, उससे पहले अगर हो सके तो और बेहतर है। अच्छा, सवाल होगा कि पिछले साल 2024 में इंडिया और रशिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार कितने का था? $68 अरब। कितना? $68 अरब। अब उसको $100 अरब तक ले जाने का प्लान बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और काफ़ी जिसकी डिमांड भी थी, आप लोग पूछ भी रहे थे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच में आधिकारिक तौर पर कितने समझौते और कितनी घोषणाएं हुई हैं। आंसर होगा 16 समझौते और 5 घोषणाएं की गई हैं। ठीक है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि कुछ अखबारों में उन्होंने 19 समझौते पढ़े हैं, कुछ में 15 पढ़े हैं, कुछ में 22 पढ़े हैं। तो जो पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसकी वेबसाइट पे जाइए और उस पर जो आंकड़े हैं, और द हिंदू ने भी जो लिखा है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ 16 समझौते हुए हैं और 5 घोषणाएं हुई हैं। क्लियर हुई बात? अब इफ़ एंड बट की कोई बात रहनी नहीं चाहिए कि हमने यहाँ इतना देखा था, वहाँ इतना देखा था। क्लियर होगी बात? तो वो सब कुछ मैं लिस्ट भी दे रहा हूँ, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा ही ये जारी किया गया है, ये जो लिखा हुआ है ये सब कुछ। ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, टोटल जो है ना 16 MOU हैं यानी समझौते हैं, और ये आप देखेंगे कि ये 5 जो है ना वो अनाउंसमेंट हुए हैं। इसके बारे में और भी हम डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। ठीक है। तो ये देखिए जो मीटिंग हुई है, और ये समझौते हुए दोनों देशों के बीच में, और राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने में। तो इसमें मुख्य तौर पर क्या क्या है, देखिए, शिप बिल्डिंग, भारतीय जो नाविक हैं उनको बर्फीले यानी पोलर जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, नई शिपिंग लेन पर निवेश किया जाए, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर बात हुई, एग्रीमेंट हुआ है, महत्वपूर्ण खनिज पर, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट MOU साइन किए गए हैं। हालांकि इस पूरे जो ये समिट हुई है उसमें ये चर्चा थी कि इस जो फाइटर जेट है रशिया का, वो भारत खरीदेगा, उसकी डील होने वाली है। लेकिन ऐसी कोई डील का ऐलान नहीं किया गया है, ये पर्दे के पीछे से चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इस तरह का ऐलान करना, इसका मतलब ये था, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, कि अमेरिका को उकसाना था। इसलिए ये डील की बात अभी सामने नहीं देखने को मिली है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत और रशिया के बीच में जो 16 समझौते हुए हैं जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, वो क्या क्या हैं। तो देखिए, एक तो प्रवासन और गतिशीलता से संबंधित है, ये 1 और ये 2 वाला। ठीक है। पहले में ये कहा गया है कि एक देश के नागरिक के द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र में अस्थायी श्रम गतिविधि को लेकर समझौता किया गया है। ठीक है। दूसरा ये है अनियमित प्रवासन से निपटने में सहयोग का समझौता है। दोनों देशों के बीच में ये समझौता, ये जो 2 एग्रीमेंट है, इसका मतलब ये है कि जो श्रमिक है, जो लेबर है, वो उसकी आवाजाही हो सकेगी। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि रशिया जो है ना युद्ध में है, और इस वक्त उसको बहुत सारी चीज़ों के रीबिल्डिंग करनी है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना है बहुत सारी चीज़ों को, और उसके लिए उसको मजदूरों की ज़रूरत है। और इससे पहले जो इजराइल ने भारत से मजदूर लिए थे, और अब रशिया इस एग्रीमेंट के ज़रिए यहाँ से मजदूरों को ले जाएगा।
ठीक है, एक तो ये दोनों है। अच्छा, तीसरा जो है ना उसमें ये बात, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं उनके बीच में समझौता हुआ है। चौथा जो एग्रीमेंट है वो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित जो आवश्यकता है उसके अनुपालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये किया गया। तो ये 3 और 4 जो है ना ये हेल्थ से रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। आगे बढ़ते हैं। 5वां जो MOU है वो क्या है, समुद्री सहयोग और ध्रुवीय जल को लेकर है, ये 5 और 6 वाला। तो 5वें में ये कहा गया है कि भारतीय नाविकों को जो बर्फीले यानी पोलर जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 6ठे में ये है बात की समुद्री क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिपिंग, बंदरगाह, संयुक्त खनिज अन्वेषण यानी खोज, रिसर्च, इन सब में सहयोग किया जाएगा। ये दोनों जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब बहुत सारा खनिज संपदा वो छिपा हुआ है दोनों ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों में नीचे की ओर। अब वहाँ पर ध्रुवों में खुदाई का काम चल रहा है, वहाँ पर ऑयल, गैस और बहुत सारे मिनरल्स उसकी ढूंढ तमाम देश ढूंढ रहे हैं। अब रूस ने कहा है कि भारत भी उसमें रहे साथ में, तो उसका फ़ायदा भारत को भी होगा, उन खनिजों का फ़ायदा होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं और 7वां जो है ना वो है उर्वरक से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड। भारतीय कंपनियों के द्वारा रूस में यूरिया का जो उत्पादन है उसमें उसको लेकर एक संयुक्त उद्यम बनाया जाएगा, उसको लेकर रूपरेखा तय की गई है उर्वरक को लेकर। क्योंकि भारत जो है ना जब से देखिए कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ है उसके बाद से उर्वरक की बड़ी समस्या भारत को देखने को मिली है। रशिया से उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स बहुत बड़े पैमाने पर भारत आते थे, लेकिन उसमें थोड़ी रुकावट हुई है और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का जो सब्सिडी है, एग्रीकल्चर सब्सिडी, वो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे है 8th पॉइंट हम देखते हैं। ये क्या है? सीमा शुल्क और ट्रेड को लेकर है, कॉमर्स को लेकर है। तो इसमें यह है कि जो सामान है और उसके अलावा वाहन से संबंधित जो आवागमन है उसकी पहले से सूचना दे दी जाएगी, तो इसको लेकर सहयोग की बात है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्या है? बायलैटरल एग्रीमेंट है। ये डाक सहयोग मजबूत करने में भारतीय डाक विभाग और रशिया का जो डाक विभाग है दोनों ने ये एग्रीमेंट किया है ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, विशेष तौर पर जो MSME है उन सब के उद्यमों के लिए, कि यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं वो रशिया में जाए बहुत आसानी से और वहाँ से सामान यहाँ आ जाए, ये डाक विभाग के द्वारा। 10वां जो एग्रीमेंट हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? MOU एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें हम कहेंगे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी कहिए, और तो उसके बीच और फिर वहाँ पर जो रशिया में एक इंस्टीट्यूट है टॉम्स स्टेट यूनिवर्सिटी, उन दोनों के बीच में शैक्षणिक सहयोग पर ये समझौता ज्ञापन हुआ है, यानी MOU साइन हुआ है। इसके अलावा 11वां जो है ना वो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो उसके बीच उसके और लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, दोनों के बीच में प्रत्यक्ष निवेश कोष की एक संयुक्त स्टॉक कंपनी उसको स्थापित की जाए, उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसको लेकर ये एक समझौता किया गया। आगे बढ़ते हैं। 12वां जो है ना वो मीडिया से संबंधित है, 12 से लेकर और ये 16 तक, ये टोटल मीडिया से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ है कि प्रसार भारती ने रशिया की बहुत सारी कंपनियों के साथ, जैसे कि संयुक्त स्टॉक कंपनी है गैमप्रॉम मीडिया होल्डिंग्स, इसके अलावा जो है नेशनल मीडिया ग्रुप है रूस का, फिर एक और है बिग एशिया मीडिया समूह है वहाँ का, ANOTV है, इसके अलावा एक और है वहाँ का TV ब्रिक्स। तो उन सब के साथ ये सहयोग की बात हुई है कि ये जो सूचना है ना मीडिया से रिलेटेड वो एक दूसरे को साझा किया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये टोटल 16 के 16 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे घोषणाओं को लेकर। ठीक है,
तो ये 16 हैं, ये जो 16 आपने देखे हैं ये सब क्या विदेश मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है कि ये हमने एग्रीमेंट किए हैं। अब इससे ज़्यादा और इससे कम अगर कोई कह रहा है तो आप उनकी बात मत सुनिएगा, ऑथेंटिक चीज़ों को ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई जगह ये आपको लिखे जा सकते हैं, जैसे दैनिक भास्कर ने लिखा 19 एग्रीमेंट हुए हैं, कहाँ हुए हैं? ऐसी कोई तो सूचना विदेश मंत्रालय ने जारी नहीं की है, गवर्नमेंट की ओर से कोई जारी नहीं किया गया। द हिंदू ने ये नहीं लिखा, हिंदू ने लिखा 16 हुए हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब घोषणाओं से रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं जो अनाउंसमेंट हुए। ये है कि 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम होंगे। दोनों देश ने ये तय किया हुआ है कि हम $100 बिलियन तक 2030 या उससे पहले हम बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार को करेंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि रूसी पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए रूपरेखा को लेकर समझौते को अपनाने का फैसला किया है, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो भारत के द्वारा है और भारत में इसका हेडक्वार्टर है, उसमें रशिया शामिल होने जा रहा है। तीसरा जो एग्रीमेंट है वो क्या है? वो है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तशिल्प अकादमी जो है न्यू दिल्ली में है, उसके और इसके अलावा तसारित्नो राज्य ऐतिहासिक वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूट है रशिया का, तो उन दोनों में ये हुआ है कि कपड़ा प्रदर्शनी जो है ना वो साझा तौर पर किया जाए। वहाँ की जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर स्थापित यहाँ की जाए और यहाँ के जो सामान है उसकी प्रदर्शनी वहाँ की जाए रशिया में, ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ये जो है ना वो फोर्थ ये है कि पारस्परिक आधार पर रशियन जो सिटीजन्स हैं उनको 30 डेज़ का पर्यटक वीज़ा फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। 30 दिनों का जो विजिटर्स आ रहे हैं वहाँ से, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको वीज़ा के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पांचवी बात यह है कि अगर कोई ग्रुप भी आ रहा है तो उसको भी फ्री में वीज़ा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो ना ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए गए हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही, ये है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी खबर आई कि रूसी सेना में जो भारतीय हैं उसके भी मुद्दा उठाया गया है इसमें। और एक जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, क्या थी बात? फाइटर जेट Su-57 और सुखोई Mk-30 MKI उसको लेकर। सुखोई 57 उसको खरीदने की बात थी और सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन की बात थी। तो सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेशन भारत में ही हो रहा है और Su-57 वो जो जेट है ना उस पर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि एयरफोर्स ने उसको अपना ट्रायल नहीं लिया है अभी। एयरफोर्स के यानी इंडियन एयरफोर्स के ट्रायल फेज से वो पहुंचा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसको बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये समझिए, विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस वक्त जब अमेरिका एकदम नज़रें गड़ाया हुआ है भारत पर और ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका से पूरा नहीं हुआ है और अमेरिका ये चाह रहा है कि उसका जो फाइटर जेट है उसको भारत खरीदे, इस बीच में इस तरह का अनाउंसमेंट जो है ना वो उसको उकसाने के बराबर होगा। तो शायद ऐसा कहा जा रहा है कि इसी वजह से सुखोई जो यानी Su-57 जो है ना उसको खरीदने का कोई भी डील की बात सामने नहीं जाहिर की गई है। हो सकता है पर्दे के पीछे ये बातचीत चल रही हो, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। 4 साल बाद जो पुतिन है वो भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढेर सारे जो है ना वो एग्रीमेंट किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है। दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटिंग प्राप्त चेस खिलाड़ी वो कौन बन गए हैं? क्या नाम है उनका? दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। अब आप कहेंगे अनीश सरकार, ये पहले थे, इसको भी पीछे छोड़ दिया। क्या नाम है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तो ये देखिए, ये खबर भी देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में, और ये प्यारी सी तस्वीर देखिए। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के सागर जिले के हैं। मात्र इनकी उम्र है कितनी? 3 साल 7 महीने और 20 दिन। इस उम्र में उन्होंने इतिहास रच दिया है और उन्होंने कोलकाता के अनीश सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। 2024 में उन्होंने 3 साल 8 महीने 19 दिनों में ये रिकॉर्ड बनाया था अनीश सरकार ने, और इन्होंने सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने 3 साल 7 महीने 20 दिन में, लगभग 1 महीने और कम, इतने दिनों में रिकॉर्ड बना लिया है। नर्सरी में पढ़ते हैं सर्वज्ञ
और रैपिड रेटिंग दिसंबर 2025 में इनकी कितनी थी? 1572, ये रैंकिंग है इनकी। नर्सरी में पढ़ने वाले हैं, चेस शानदार खेलते हैं। सर्वज्ञ के पिता, उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, उनका कहना है कि इसका दिमाग जो है बहुत तेज है, ठीक है, और डेली चेस खेलते हैं ये, रोज 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस होती है। और ये जो रैंकिंग है ना, ये आसानी से नहीं मिलती है। फिडे के नियमों के अनुसार किसी खिलाड़ी को शुरुआत में रेटिंग प्राप्त करने के लिए कम से कम एक इंटरनेशनल रेटेड खिलाड़ी को हराना होता है। तो इन्होंने 3 खिलाड़ियों को हराया है और उसके बाद ये इनको अचीवमेंट मिला है और ये रिकॉर्ड बन गया है सबसे कम उम्र के रेटेड चेस खिलाड़ी बनने का, फिडे के द्वारा, ठीक है। वैसे तो कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन फिडे जो एजेंसी है जो दुनिया भर में जो चेस को लेकर चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है और इसके ज़रिए ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में शानदार बच्चे कमाल कर रहे हैं। 20 प्रश्न आ रहे हैं केवल करंट अफेयर्स के ग्रुप डी एग्जामिनेशन में, और इससे प्रश्न खूब सारे टकरा रहे हैं, 18, 19, 20 कभी कभी ऐसे भी टकरा जा रहे हैं। और ये हमने तो रिव्यू भी किया था एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर, और बच्चों ने ही हमें ये सब बातें बताई हैं, बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर, ढेर सारे लोगों ने देखा है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका PDF आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा, परचेज करना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप का, या फिर गूगल प्ले के ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का, स्टेट SSC के लेवल का है, और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान जो करंट अफेयर्स के लिए है। और ये इसमें क्या मिलता है? PDF, वीडियो और मॉक टेस्ट ये मिलता है वीकली, मंथली, ईयरली, और साथ में एग्जामिनेशन का भी टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है। आपको 3 सालों के कंटेंट मिलेंगे, पिछले साल का, 2025 का, इस साल का, और अगले 1 साल तक अपडेट अभी से मिलने लगेगा। तो देख सकते हैं आप, बहुत मामूली सा प्राइस है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, शार्प लर्निंग ऐप पर। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस यानी इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और थीम है इस बार की हर योगदान मायने रखता है। हर योगदान मायने रखता है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक पारित किया है, तो इसके तहत किन प्रोडक्ट पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा? सेस आंसर होगा पान मसाला पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, ठीक है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक पेश किया था लोकसभा में और ये पास हो गया, फिर राज्यसभा में भेजा गया है। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस सेस का जो उपयोग है ना, वो खास तौर पर कहाँ पर किया जाएगा? वो किया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, इसका खर्च राष्ट्रीय सुरक्षा में किया जाएगा और कुछ स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं में भी किया जाएगा। तो ये है 40% टैक्स लगेगा GST, उसके अलावा सेस भी लगेगा उस पर। तो इसके ज़रिए सरकार ने अनुमति प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस नियम के लागू होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के 1000 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हो गई और एयरपोर्ट पर बहुत ही ख़राब हालत की वजह से सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े हैं? आंसर क्या होगा इसका? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL। क्या है FDTL? और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है। एक अलग अफरा तफरी चल रही है, आप खबरों में देखेंगे, ख़ासतौर पर जो अंग्रेजी अखबार है वो सभी, ठीक है। पूरा देश जो है ना इस वक्त इसी पर चर्चा करने में लगा हुआ है। और रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं जो एयरपोर्ट का हाल है। और ये कहा जा रहा है कि इंडिगो ने एक तरह से ब्लैकमेल किया है सरकार का। हुआ क्या, कहानी क्या है, इसके पीछे की चीज़ों को समझिए। इसके ज़रिए आपको निजीकरण का
जो नुकसान है ना वो देखने को मिलेगा बहुत ज़बरदस्त निजीकरण का, और प्लस जो एकाधिकार है बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में, किसी एक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर एकाधिकार कर देने का नतीजा क्या होता है। अब ये मामला क्या है कि पायलट जो एसोसिएशन है, यूनियन है, उसने जनवरी 2024 यानी समझ लीजिए पिछले साल 2 साल हो गए, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसमें पायलट के ज़्यादा काम करने के घंटे, थकान, इसकी वजह से फ्लाइट सेफ्टी में जो प्रॉब्लम होती है उसका मुद्दा उठाया था और कहा था कि जो यूरोप, अमेरिका, इन सब में जो नियम कानून है उस तरह की चीज़ें होने चाहिए। ठीक है, इतना नहीं करवाना चाहिए काम पायलट से कि उसकी वजह से कोई हादसा हो जाए। तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया। उसके बाद फिर DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो उसने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL, इसके नियम जो है ना वो उसमें बदलाव किए। 1 साल हो गए बदलाव किए हुए नियम, और ये लागू जो होना था वो 1 जुलाई को ये लागू होना था। तो इसके लिए ये था कि पायलटों के लिए हफ्ते में 36 घंटे के बजाय 48 घंटे का आराम मिलना चाहिए। 2 दिन का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया था। इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट में गिनने पर रोक लगा दी गई थी। और फिर दूसरे फेज में क्या किया था DGCA ने कि पायलट और अन्य जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगाई थी, और नियम के तहत ये था कि कुछ ही नाइट ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो दिसंबर में ये लागू होना था 1 दिसंबर से, और इसकी तैयारी इंडिगो ने नहीं की। अब कहेंगे कि बाकी कंपनियों ने तो कर ली होगी क्योंकि इंडिगो का ज़्यादा दिख रहा है। भाई साहब, इंडिगो का एकाधिकार हो गया एक तरह से। 60% एविएशन इंडस्ट्री भारत की वो उसको कंट्रोल कर रहा है इंडिगो, और उसके CEO ने फालतू बातें की हैं कि एक नियम बने और उसकी वजह से हमको दिक्कत हुई। भाई, नियम तो साल भर पहले बने थे, लेकिन आपने अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं किया। जो पायलट यूनियन है उसका कहना है कि भाई पहले से पता था इंडिगो को कि जो पायलट्स हैं उनकी नियुक्ति ज़्यादा करनी होगी, लिमिटेड पायलट से रात दिन काम नहीं कराना चाहिए, और जो नियम लागू हो गए हैं उसको, लेकिन इंडिगो ने भर्ती नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मतलब 4 दिन में ही इंडिगो ने 1700 से ज़्यादा फ़्लाइट्स रद्द कर दी। हज़ारों फ्लाइट्स देर से चली। ठीक है, और ये पायलट यूनियन का कहना है कि जो स्टाफ की कमी का जो हवाला दिया जा रहा है ना, एक्चुअल में ये समस्या नहीं है। वो चाह रही थी इंडिगो कंपनी कि उसके नियमों में ढील दी जाए। कौन से नियम? FDTL के नियमों में ढील दी जाए। अब जब पूरे देश के एयरपोर्ट पर ये जो तमाशा होने लगा, जब लोग परेशान होने लगे, 2-2, 3-3 दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं लोग, कहीं किसी की मतलब शादी में जाना हो गया गड़बड़। एक कपल का तो ये था शादी होने के बाद उसको अपने रिसेप्शन में जाना था, लेकिन वो अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया वो कपल, पति पत्नी। तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने ही जो रिसेप्शन है, पार्टी है, उसमें वो पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने। ऐसे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। कईयों की नौकरी दांव पे लग गई क्योंकि वो वक्त पे नौकरी ज्वाइन नहीं करने पहुंच पाया। इस तरह की चीज़ें हैं, कईयों की बहुत नुकसान हुए। तो उसके बाद अब क्या हुआ? अच्छा, राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था काफ़ी पहले ही कि किसी भी इंडस्ट्री में एकाधिकार किसी भी कंपनी का नहीं होना चाहिए बड़े पैमाने पर। ठीक है, लोकसभा में भी ये मामला उठा, इंडिगो की जो मोनोपोली है उस पर सवाल उठे। तो ये चीज़ें हुई हैं। ओके, इसके बाद फिर क्या हुआ? सरकार ने ढील दे दी, राहत दे दी कि ठीक है, हम 10 फरवरी तक अस्थायी रूप से राहत देते हैं। पायलट का जो वीकली रेस्ट का नियम है उसको हम वापस लेते हैं। ये सब चीज़ें कर दी। मतलब अब पायलटों का कहना है कि भाई सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया, और इसके ज़रिए एक तरह से इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। विशेषज्ञ बहुत सारे ये कह रहे हैं, जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, और दबाव में सरकार आ गई है। तो जो मोनोपोली है, आप कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के बाद क्या हुआ? मोनोपोली हुई, और उसके बाद
सारे हवाई जहाज ग्राउंड कर दिए इन्हें, क्योंकि नियम ऐसा है तो हम चला ही नहीं सकते। इसकी पूरी तैयारी की नहीं, 1 साल का वक्त मिला लेकिन नहीं की तैयारी इन्होंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 उसके अनुसार देश का कौन सा स्मारक सबसे ज़्यादा देखा गया, या कहीं वहाँ पर पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँचे हैं? ताज महल पे पहुँचे हैं। और ये देख रहे हैं कि टॉप 10 जो मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट आप देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो घरेलू पर्यटक ने भारत के वो सबसे ज़्यादा ताजमहल पे गए, 62,60,000 एक साल में। पिछले ये हम बात कर रहे हैं 24-25 की। और ताजमहल पे विदेशी सैलानी 64,50,000 बड़े पैमाने पर गए। ठीक है, और उसके बाद भारत में सूर्य मंदिर कोणार्क है, भारतीय जो पर्यटक हैं उनमें, और विदेशी पर्यटकों में आगरा किला है दूसरे स्थान पर। फिर आगे पूरी लिस्ट देख रहे हैं, 1-2 का ही याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़। अच्छा, ये जो डेटा है ना वो कहाँ से लिया गया है? ये डेटा लिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक डिपार्टमेंट है जो कि जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनका संरक्षण करने का काम उनका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो उस बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर जाने के लिए टिकट लगता है। उन्हीं टिकटों की बिक्री से ये पता चला है कि इतने पर्यटक गए। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सैन्य समझौते रेलॉस RELOS उसको मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत और उस देश की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस एक्सचेंज कर सकेंगे, मतलब यूज़ कर सकेंगे? आंसर होगा रशिया। और ये न्यूज़ देख रहे हैं। हालांकि भारत में जो आए हैं ना, अभी पुतिन आए थे 2 दिन की यात्रा पर, उससे पहले ही ये हो गया था। ठीक है, तो रूस की जो संसद है उसी ने, उसका जो निचला सदन है उसको कहते हैं स्टेट ड्यूमा, तो उसी ने ये 2 दिसंबर को इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ये होगा जो तमाम फाइटर जेट हैं, वॉरशिप है, इस सबको ईंधन भरने, मिलिट्री वहाँ पर रुकने, इन सब का इस्तेमाल करने का क्या अधिकार होगा, मतलब अनुमति दी जाएगी, कहीं अधिकार तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, और इसका जो खर्च आएगा वो बराबर उठाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ हुई है, ये बात हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट। हॉलीवुड के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और ऑस्कर अवार्ड विजेता टॉम स्टॉपर्ड, उनका निधन हो गया 29 नवंबर 2025 को। 2025 को। तो उन्हें किस नाटक के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका था? आंसर होगा शेक्सपियर इन लव। ठीक है, शेक्सपियर इन लव इसके लिए मिला था। और ये द हिंदू में न्यूज़ देख रहे हैं, तो कि चूँकि द हिंदू ने ये प्रकाशित किया है तो इम्पोर्टेंट हो भी जाता है। काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे टॉम स्टॉपर्ड। 29 नवंबर को इनका निधन हुआ है, 88 ईयर के थे, और बहुत सारी फिल्में इन्होंने की, नाटक किए, और उसके लिए अलग पहचान मिली इनको। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और थीम है इस बार की अतीत को स्वीकार करें, वर्तमान को सुधारें, सम्मान और न्याय का भविष्य बनाएं। ये है इस बार की थीम। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए मिलते हैं फिर संडे को वीकली करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। फर्स्ट वीक का दिसंबर का करंट अफेयर्स आएगा, तो उसे भी देखिएगा ज़रूर। ओके, और फिर मिलेंगे हम लोग मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में, और संडे को वीकली आता है, और इवनिंग को रोजगार समाचार भी आता है, जो भी सप्ताह में, अगले सप्ताह में जो भी वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके बारे में मैं बताता हूँ यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ओके, बाय।